स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें आने वाले कुछ हफ्तों तक नई धारा रेडियो पर। अजी, कुछ मेरी भी सुनो। अखबार के पन्ने ही उलटते रहोगे या कुछ नाश्ता भी करोगे? 9 बजने को हैं, फिर ऑफिस की भागदौड़ शुरू हो जाती है। माणिकचंद चुप। भोर हुआ नहीं कि अखबार के पन्ने चाटने लगते हो? आखिर ये भी कोई लगन में लगन है? रेडियो में 4-4 बार खबर सुनते ही हो, उस पर भी जब जो अखबार मिला पन्ने चाटने लगे। शायद सारी दुनिया का दुख दर्द तुम ही झेलना चाहते हो। विमला ने इस बार जरा रुखाई से कहा। लो बाबा, लो, अखबार रख देता हूँ। अरे मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए मैट्रिमोनियल देखता रहता हूँ। रात दिन सर खाए रहती हो कि चित्रा का अब क्या होगा, चित्रा बड़ी हो गई है, एमए भी पास कर लिया, अब क्या होगा, कितने दिन बेटी को घर पे बिठाए रखोगे। अरे उसी के लिए वर ढूंढते ढूंढते जूते की एड़ी घिस गई, मगर सभी जगह असफलता मिली। अब हर राज्य के अखबारों का मैट्रिमोनियल देख रहा हूं, शायद कहीं कोई रास्ता निकल आए। माणिकचंद ने अखबार अलग रख खाने की मेज पर बैठते हुए कहा। विमला झट मुलायम हो गई। अरे मैं कहाँ कहती हूँ कि तुम अखबार ना पढ़ो। मैं तो ये कहती हूँ कि समय पर नाश्ता करके इत्मीनान से अखबार पढ़ो। सेहत का भी ख्याल रहे और बेटी के वर की खोज भी जारी रहे। हाँ तो कुछ अच्छा विज्ञापन आज देखने को मिला? विमला बहुत मुलायम हो गई है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा विज्ञापन आज हिंदुस्तान टाइम्स में देखने को मिला है। अपनी बिरादरी ही का लड़का है, कनाडा में इंजीनियर, 10,000 महीना कमाने वाला, छुट्टी में आया है। शादी कर सपत्नीक लौटेगा, कोई भी लेन देन नहीं। माणिकचंद की आंखों में रोशनी जगमगा गई, रोनी सूरत खिल उठी। विमला भी गैस का चूल्हा बंद कर खाने की मेज पर आकर बैठ गई। अब देर न करो, आज ही कैजुअल लीव लेकर भाग चलो। बेटे के बाप से झट मिल लेना है, नहीं तो आज का विज्ञापन देखकर उसके यहाँ मार पड़ने लगेगी। बिना लेन देन का ऐसा लड़का सोने में सुहागा। भागकर किसके पास जाओगी? कोई पता ठिकाना हो तब तो। यहाँ तो पोस्ट बॉक्स नंबर छपा हुआ है, द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स। फोटो तथा पूरा बायोडेटा मांगा है, जैसे किसी नौकरी के लिए अर्जी देनी हो। फिर बाकायदा इंटरव्यू होगा, एक ही नहीं 3-3 से, बेटा, बाप और उसकी माँ। इतने तट से निकलो तब कहीं बेड़ा पार हो। अरे बेड़ा पार होकर ही रहेगा। मेरी बेटी सुंदर भी है और खूब पढ़ी लिखी भी। अपनी औकात के मुताबिक सामान भी हम अच्छा ही देंगे। फोटो तो तैयार है ही, अब ऑफिस से तुम सब लिख लिखा कर टाइप करा लो और आज ही रजिस्ट्री से सब भेज दो। जरा चटकवाही करो, बेटी की शादी जो ठहरी। विमला फिर गैस के चूल्हे के पास चली गई। आज पतिदेव के लिए नाश्ता बनाने में उसे बड़ा मजा आ रहा है और दिनों से एक आध ज्यादा ही चीजें बन गई हैं। उधर माणिकचंद भी माथा खपा रहे हैं। बेटी का बायोडेटा तैयार करना भी ऑफिस की ड्राफ्टिंग से कम मुश्किल ना होगा। चलो भगवान मालिक। जेपीओ में रजिस्ट्री से फोटो भेजकर जब शाम को ऑफिस से थके मांदे माणिकचंद घर लौटे तो पाया कि आज चाय पर विमला ने तरह तरह की मिठाइयां और नमकीन बना रखी हैं। विमला, अभी इतनी ना खुश हो, पहले पत्र का उत्तर तो आने दो। उत्तर ठीक ही आएगा, बस मेरे मन का लड़का मिल गया है। उत्तर आते ही मैं तो वहां चली। तुम कल्पना लोक में विचर रही हो और इधर मेरी नींद आज से हराम होने जा रही है। लड़के वालों के नखरे होते हैं बड़े अजीब। विमला सपने देखने लगी, माणिकचंद अखबार के पन्ने उलटने लगे। आखिर हफ्ते भर बाद उत्तर आ ही गया। प्रस्ताव मान लिया गया। वाराणसी के लोग हैं। तीनों के इंटरव्यू में यदि चित्रा सफल निकल गई तो बात आगे बढ़ेगी।
घर पर आने को भी वे तैयार हैं या माणिक चंद ही सपरिवार वाराणसी चले आए। पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। चित्रा को वाराणसी ले जाना ही दोनों ने उचित समझा। घर पर दिखाने से मोहल्ले वाले तरह तरह की अटकलें लगाने लगेंगे। तो एक दिन तीनों वाराणसी पहुंचकर एक अच्छे होटल में ठहर गए। संध्या समय माँ बाप और बेटा तीनों जने होटल में आ धमके। चाय नाश्ते के बाद बाजाप्ता इंटरव्यू शुरू हुआ। बाप ने चित्रा की पढ़ाई लिखाई की पूरी जांच पड़ताल की, तो माँ ने उसके मिजाज को परखने की कोशिश की। कुछ मनोवैज्ञानिक फॉर्मूले के आधार पर भी सवाल पूछे गए ताकि उसके मन के अंतराल में कुछ घुसपैठ हो। फिर बेटे ने उसके रूप लावण्य को हर कोने से परखा। अंत में जब तीनों ने उसे पास किया, तब विमला और माणिकचंद की सांस में सांस आई। जब वे जाने लगे तो माणिकचंद ने बड़े विह्वल होकर पूछा, अब आगे क्या करना होगा? कल आप दोनों हमारे घर पधारें, लड़के के हाथ में कुछ दे दें। मैं भी यहाँ आकर लड़की को एक हार पहना जाऊंगा और शादी की सारी विस्तार की बातें तो कल सुबह ही आपको बता दूंगा। माणिकचंद और विमला उन्हें होटल से विदा कर चित्रा के भाग्य को सराहने लगे और पिछली सारी बातों को भूल गए। जब शुद्धनी जुटती है तभी शादी पक्की होती है, ऐसा उनका विश्वास जम गया। दूसरे दिन लड़के के हाथ में एक गिन्नी तथा अक्षत फूल फल रखने से पहले माणिकचंद ने रुमाल पर 101 रुपए रखकर अपने भावी समधी को नजर पेश किया। फिर विमला के इशारे पर उनसे गले भी लग गए। जब रस्म के बाद चाय का दौर चला तो बेटे के पिता कृष्णदास ने बड़ी आजीजी से कहा, माणिकचंद जी, मैं तो विज्ञापन के मजमून पर आज भी अटल हूं। हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, मेरी कोई मांग नहीं है। फिर भी आप कुछ तो आज्ञा करें। आज्ञा वाज्ञा नहीं, मैं तो कुछ सलाह ही दे सकता हूँ। बेशक, अवश्य, दोनों दंपत्ति एक बार कह उठे। आप तो जानते ही हैं कि हमारा बेटा कनाडा में काम कर रहा है। अभी तो उसे कुछ सामान चाहिए नहीं, इसीलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम के फर्नीचर, पलंग, ड्रेसिंग टेबल, फ्रिज तथा अन्य सभी जरूरी चीजों के बदले आप अपनी बेटी को 15,000 का एक ड्राफ्ट ही दे दें। जब वे भारत में रहने लगेंगे तो इसी रुपए से अपनी पसंद की चीजें खरीद लेंगे। आपको भी झमेला न रहेगा और वे भी जब आवश्यक समझेंगे अपनी गृहस्थी बना लेंगे। विमला और माणिकचंद को यह सलाह बड़ी सुंदर लगी। दोनों एक स्वर से बोल उठे, हाँ, हमें तो ये सहर्ष स्वीकार है। इससे अच्छी सलाह और क्या हो सकती है? वाह, क्या खूब, आपने भी खूब फरमाया। और कोई सलाह? नहीं, अभी कोई नहीं। मेरी तो कोई मांग नहीं है। मैं तो जानता ही हूं कि आप एक खानदानी घराने के हैं। अपनी बेटी का अपने मुंह लायक विवाह तो करेंगे ही। फिर अब मुझे छेड़खानी करने की क्या जरूरत? अब मुझे क्षमा करें। रात्रि में चित्रा को साड़ी और गहना उपहार स्वरूप देकर वे चले गए तो माणिकचंद ने कहा, कल ट्रेन पकड़ने से पहले बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन के दर्शन कर लेंगे। विश्वनाथ की नगरी में हमारे सारे संकट टल गए। ऐसा परिवार तुम्हें ना मिलता। बेटी बड़ी भाग्यशालिनी है। हाँ हाँ, इतने सस्ते में सब मामला पट गया। सामान तो तुम देते ही, अब वो न देकर नकद ही दे देंगे। सब झंझट दूर। दर्शन से पहले दशाश्वमेध घाट पर स्नान भी कर लेंगे। हाँ हाँ, अवश्य। वाराणसी से लौटने के बाद अब माणिकचंद को अखबार के पन्ने चाटने से निजात मिल गई। विमला गैस पर तरह तरह के पकवान बनाकर अपने पतिदेव को खिलाती और दोनों घंटों बैठकर शादी की तैयारियों के विषय में बातें करते रहते। एक शनिश्चर इतवार को लड़का भी आया। उसे होटल में ठहराया गया, मगर चारों ने शाम को घर पर ही खाना खाया। उसकी खूब खातिरदारी हुई। एक शाम वो चित्रा को अपने साथ सिनेमा भी ले गया। मोहल्ले वाले कुछ कुछ भाप भी गए, पर जब शादी पक्की हो ही गई थी तो दोनों ने उन्हें इतनी छूट दे दी। लड़के के लौट जाने के 15 दिनों बाद कृष्णदास की एक चिट्ठी आई। माणिकचंद ऑफिस गए थे, इसलिए विमला ने ही उस पत्र को खोला। लिखा था, लड़का लड़की के भावी सुख के लिए लड़की के पिता माता से उन्हें कुछ आवश्यक बात करनी है। झट वाराणसी आ जाएं। विमला के पैर तले से मिट्टी सरक गई। अब क्या होगा? उसने झट पतिदेव को फोन मिलाया।
वो फोन पर ना मिले, अपने बॉस से मिलने कहीं गए थे। शाम तक विमला का बुरा हाल था। जब माणिकचंद घर लौटे तो खत पढ़ते हुए उन्होंने कहा, मेरा दिल बराबर धक धक करता रहा कि जरूर कहीं कोई गलती हो रही है। मगर बूढ़ा कुछ कहता तब ना, विमला ने चट कहा। तो आज कह रहा है ना? तब क्या, अब रात की गाड़ी से वाराणसी चले चलो। जब ओखल में सिर पड़ ही गया तो अब जो हो सो हो। बेटे के बाप का तेवर आज कुछ बदला बदला लगा। माणिकचंद और विमला चुपचाप उनके ड्राइंग रूम में बैठे हैं। अभी चाय का दौर चल रहा है। प्रणाम पाती तथा शिष्टाचार की अन्य बातों के अलावा अभी सभी केंद्र बिंदु से दूर ही हैं। तो माणिकचंद ने उस भयानक शांति को भंग करते हुए कहा, तो और कोई हुक्म? देखिए, आप बार बार ये हुक्म, आज्ञा, ऑर्डर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर मुझे शर्मिंदा ना करें। आपके दिल में ये बात समा गई है कि मैं कोई मांग करूंगा, मगर मेरी तो कोई मांग नहीं है। मैंने तो आज आपको सिर्फ इसलिए बुलाया कि हम एक दूसरे को अभी तक जान ही नहीं पाए हैं। यदि हम जान जाएं तो आपकी भी जान में जान आ जाए। जी जी जी, कहते माणिकचंद चुप हैं और विमला उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। तो आप ये जान ले माणिकचंद जी कि हमारे खानदान में नजर का बड़ा रिवाज है। आपने केवल मुझे ही नजर देकर इतना शर्मिंदा किया है कि कुछ न पूछिए। मैं अपने घर में सब जगह से गालियां सुन रहा हूँ। मेरे भाई, भाभी, ताऊ, ताई, बहनें, सबको आपको नजर देना था और मिठाई फल वगैरह देना था। मगर आपने सबकी कटौती कर मेरी परेशानी बढ़ा दी है। तो अब जो कहें आप। मैं क्या कहूँ? आपने तो मुझे कहीं का नहीं रखा। तो अब इस गलती को कैसे सुधारा जाए? बस सुधारने की बात मैं नहीं कहता हूँ माणिकचंद जी, ऐसा तो मेरा कभी ख्याल ही नहीं रहा। मैं तो यही चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को जान जाएं, समझ लें, ताकि शादी में ऐसी फिर कोई गलती ना हो आपसे। जैसा आप कहें। मैं क्या कहूँ? मैं तो अभी ऑफिस जा रहा हूँ। आप सब रस्म रीति रिवाज के विषय में मेरी पत्नी राजरानी जी से समझ लें। ये सब तो औरताना बातें हैं। जी जी जी, माणिकचंद और विमला को लगा कि बेटे का बाप उन्हें जनानी कोर्ट में सुपुर्द कर खुद भाग निकला। समधिन साहबा का जो हुक्म? विमला ने बड़ी विनम्रता से पूछा। देखिए, आपने भी वैसे ही पूछा, आज्ञा, हुक्म। मैं तो कहती हूँ कि हमारी कोई मांग नहीं है। सिर्फ हम एक दूसरे को जान जाएं, समझ लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। जी जी जी, देखिए, जैसा कि हमारे पतिदेव ने कहा, हमारे यहाँ नजर का बहुत रिवाज है। कदम कदम पर नजर, और कुछ भी नहीं। एक गलती तो आपने कर ही दी है, अब फिर दूसरी गलती ना हो। यानी यानी तिलक में भी हमारे यहाँ घर भर का नजर आता है। माणिकचंद और विमला का माथा ठनका। 15,000 के ड्राफ्ट के बाद ये नजर का भूत उनके सामने नाचने लगा। उनके ललाट पर पसीने की बूंदें चमक गईं। तो तिलक में क्या नजर देना होगा? दोनों ने डरते डरते पूछा। लीजिए, फिर आप मुझे ही बदनाम करना चाहते हैं। मैं तो कुछ मांगती ही नहीं। मुझे तो एक सलाह देनी थी कि तिलक में भी नजर आता है हमारे यहाँ, बस। राजरानी चुप हो गई। माणिकचंद और विमला एक दूसरे को देखने लगे। बुरे फंसे वे दोनों। आखिर कुछ तो कहिए, माणिकचंद ने पूछा। कुछ भी नहीं, राजरानी ने झट कहा। खैर, जाने दीजिए, यही बता दीजिए कि आपकी शादी में कितना नजर आया था। विमला ने बात को एक नया मोड़ दिया। अरे छोड़िए उन पुरानी बातों को। 25 साल पहले का जमाना, डिप्टी कलेक्टर से मेरी शादी, उसकी तुलना अब आप क्यों कर रही हैं? राजरानी ने बात को टालते हुए कहा। नहीं नहीं, यूं ही पूछा मैंने, एक जिज्ञासा है। विमला ने फिर उत्सुकता जताई। जहां तक मुझे याद है 10,000 रुपए नजर में आए थे, मगर बीती बात बिसराइए, अब तो सबका रेट। राजरानी ने पिछली बातों को कुछ भूलते हुए कहा। माणिकचंद तो अपनी कुर्सी में डूब गए और विमला, उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया। दोनों कुछ समझ ही ना सके कि आगे क्या कहें।
एकदम किंकर्तव्य विमूढ़। कुछ क्षण बाद विमला ने अपने में हिम्मत बांधी और कहा, तो आधी रकम नजर में ले लें, इतना तो बहुत ज्यादा है। लीजिए। फिर वही बात, मैं तो कुछ मांगती ही नहीं, कुछ कहती भी नहीं। ये तो आपने बार बार पूछा तो मैंने सच्ची बात अपनी शादी की बता दी। मेरी तो कोई डिमांड नहीं है। हाँ, ये तो आपकी महत्ता है, मगर 5,000 पर ही मान जाएं। लीजिए, मैं भी मुंह खोलूंगी, और वो भी कनाडा में 10,000 माहवार कमाते हुए अपने लड़के के लिए, तो भला सिर्फ 5,000 के लिए? छी 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 छी, मुझे माफ करें। आप हमें गलत न समझें, हम कुछ भी नहीं मांगते, कुछ भी नहीं चाहते। हाँ, एक दूसरे को जान अवश्य लें। राजरानी यही बराबर कहती रही। और कुछ कहना है? हाँ, एक बात और। नजर का हमारे यहाँ बहुत रिवाज है, इसलिए बारात जब आपके यहाँ जाएगी तो आपको हमारे रिश्तेदारों का 3 बार नजर करना होगा। पहली बार द्वारचार के समय, दूसरी बार भात के पहले, तथा तीसरी और आखिरी बार बारात विदाई के समय। बेटे के बाप, चाचा, फूफा और मामा का एक रेट होगा और अन्य लोगों का अन्य रेट। उसके विषय में मैं आपको जानकारी करा दूंगी, अभी इतनी जल्दी क्या है। जैसे जैसे रस्म याद आते जाएंगे आपको बताती जाऊंगी। आप तनिक भी ना घबराएं, सब पार लग जाएगा। आपकी तरफ से जरा सोच विचार में कमी है, और हाँ, जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानते जाएंगे सब ठीक होता जाएगा। राजरानी और बातें करने के मूड में आ रही थी, लेकिन माणिकचंद घड़ी देखते हुए एकाएक खड़े हो गए। क्यों, आप इतनी जल्दी? हाँ, एक और जगह जाना है, कुछ सरकारी काम भी लेता आया हूँ साथ, उसे भी निपटा लूं। आप इजाजत दें। विमला भी अब तक खड़ी हो गई थी। ठीक है, फिर इत्मीनान से बातें होंगी। अवश्य अवश्य, कहते माणिकचंद बाहर चले गए, पीछे पीछे विमला भी। बाहर दरवाजे पर उनका भावी दामाद भी खड़ा था। उसका अभिवादन ले जब वे मोटर पर सवार हुए तो माणिकचंद ने कहा, विमला, मुझे एकाएक सूझा कि अब यहाँ से भाग चलो, नहीं तो राजरानी के रस्मों का सिलसिला कभी टूटेगा ही नहीं। अब तो पंख फड़फड़ा कर ही पड़े रहना पड़ेगा। जैसे छप्पन वैसे घप्पन। कुछ भी कहो, दामाद को देखकर मैं अपना सारा दुख भूल गई। हाँ, ये तो ठीक कहती हो, मगर एक दूसरे को जानने की हमारी ये यात्रा बड़ी अच्छी रही। अब धीरे से वाराणसी से खिसक चलो, जो होगा पत्राचार से होगा। विमला भी माणिकचंद के साथ मोटर में डूबती उतरती रही। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।